Good morning students, myself Chitendra Sharma working in Lord Krishna International School as a teacher. Today we will study chapter number 1 in class 7. Chapter name is Two Big States. First of all we need the introduction of a chapter. अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे दो प्लेस के बारे में पता है और दो किंग्स हैं. They are the most powerful king in our history. तो उनके बारे में डिस्कस किया है. दो जो प्लेस हैं, कौन सी दो प्लेस है? कन्नौज एंड वातापी. कन्नौज एंड वातापी ये दो प्लेस है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में. और वहाँ पर कौन से किंग राज मतलब उन्होंने राज किया था. कन्नौज में हर्षवर्धन जो बहुत फेमस थे और वातापी में पुलकेशी II जो बहुत फेमस थे. तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं. हर्षवर्धन was born in 606 CE. कॉमन एरा कि हर्षवर्धन 606 CE में बॉर्न हुए थे. उनके फादर के डेथ के बाद, उनके फादर का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन के जो एल्डर ब्रदर थे, हर्षवर्धन के एल्डर ब्रदर जिसका नाम था राज्यवर्धन, उन्हें मतलब किंग बनाया गया. लेकिन राज्यवर्धन को मार दिया गया. किसने मारा राज्यवर्धन को? was killed by the king of God जिसका नाम था शशांक जो राजा थे उन्होंने उसको मार दिया था. और उनकी जो बहन है राजश्री, his sister Rajashri was imprisoned by the king of मालवा देवगुप्त. उसकी जो बहन है उसको मालवा के जो किंग हैं देवगुप्त उन्होंने जेल में डाल दिया था. और ये सारे सर्कमस्टेंस मतलब उनकी बहन भी जेल में बंद कर दी गई थी, उनके एल्डर ब्रदर को मार दिया गया था, फादर की डेथ हो चुकी थी, तो अब कोई बचा ही नहीं था. तो हर्षवर्धन को किंग बनना पड़ा. मतलब उनके एक शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और उन्हें किंग बनाया गया थानेश्वर का, किंग ऑफ थानेश्वर, जो आज के टाइम पे पंजाब एंड हरियाणा जो एरिया है वो थानेश्वर में आता है. जैसे ही उनको राजा बनाया गया, उन्होंने डिसाइड किया वो अपनी बहन को बचाएंगे राजश्री को. और थोड़े ही टाइम में उन्होंने देवगुप्त को मतलब हराया and ran away to the Vidya forest. He went in search for his sister and with the help of people living in forest and Buddhist hermit Divakarmitra, he stopped her own committing sati. Since Rajashri kingdom, the Kannauj, Uttar Pradesh was without any king at that time. Harshvardhan became its ruler. Later he defeated Devgupta, the king of Malwa. अब उनकी जो बहन है उनको बचाने के लिए वो जाते हैं राजश्री को, लेकिन राजश्री वहाँ से बच के निकल जाती है और विंध्या के फॉरेस्ट में जाकर छुप जाती है. तो उनकी बहन की ढूंढने के लिए वो जाते हैं, हर्षवर्धन जाते हैं और वहाँ के जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं उनसे पूछते हैं. बुद्धिस्ट हर्मिट मतलब जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसे हर्मिट कहा जाता है, जो बुद्धिस्ट है. दिवकर मित्र उनको स्टॉप कर देते हैं कि वो सती बनने के लिए मतलब वो सती जलने के लिए अपने को जा रहे होते हैं कि मुझे जो किंग ने इम्प्रिजन कर दिया था, मुझे जेल में डाल दिया था, तो उनको मतलब वहाँ से मैं बच के निकल गई हूँ, लेकिन अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है. तो वो अपने आप को सती करने के लिए जाते हैं, लेकिन दिवकर मित्र उनको बचा लेते हैं. अब राजश्री का जो किंगडम है कन्नौज उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कोई किंग नहीं था. तो हर्षवर्धन वहाँ के रूलर बने और बाद में उन्होंने देवगुप्त को जिसने उसकी मतलब सिस्टर को किडनैप किया था, उसको उन्होंने डिफीट कर दिया. As part as his preparation to launch an attack on शशांक. अब शशांक के साथ भी बदला लेना था, जो किंग ऑफ गॉड है जिसने उसके ब्रदर को मारा था. तो वो अलायंसेस फॉर्म करते हैं. अलायंसेस मेक अलायंसेस विद द किंग ऑफ कामरूप भास्कर वर्मन. वो दो जो किंग है उनके साथ अलायंसेस मतलब संधि करते हैं, राजा को साथ में लेते हैं. जो किंग ऑफ कामरूप है आसाम है और भास्कर वर्मा उनका नाम है, उनको वो अपने अंडर में लेते हैं, साथ में लेते हैं. और एक बड़ी सी आर्मी के साथ जो गॉड किंग है, गॉड किंग
जो शशांक है उनको वो डिफीट कर देती हैं। उन्होंने मालवा और सौराष्ट्र को भी हरा दिया था, लेकिन वो पुलकेशी II के साथ भी उनकी लड़ाई होती है। देखो, फॉट अ ग्रेट वॉर विद हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन की पुलकेशी II के साथ भी वॉर होती है और वो हार जाते हैं, हर्षवर्धन हार जाते हैं। और पुलकेशी II कौन है? चालुक्य डायनेस्टी, मतलब सौरभ की डायनेस्टी में से एक साउथ इंडिया के किंग है। After 7 successful victories, थानेश्वर emerged as a large kingdom in North India, और 7 साल उन्होंने लड़ाई की हर्षवर्धन ने, और उसके बाद जो थानेश्वर जो उनकी जो है प्लेस है, थानेश्वर जो उनका किंगडम है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा राज्य बन गया था। अब हर्षवर्धन की जो रीजन है और एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे थी? Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into 3 parts. The first was administration purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activity. He was so diligent in carrying out his administrative responsibility that at times he even forget to have his meal. अब हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज करने जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने 3 अलग अलग मतलब बना रखे थे, एडमिनिस्ट्रेशन बना रखे थे, और तीनों को वो पर्सनली देखने के लिए जाते थे। डेली रूटीन में वो 3 पार्ट में जाते थे। पहला उनका होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब मैनेजमेंट कैसा चल रहा है उनके किंगडम में। बाकी के 2 पार्ट होते थे पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है, और रिलीजियस एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें वो खुद देखने के लिए जाते थे। और कभी कभार तो वो काम में इतने लीन हो जाते थे, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता था कि इवन फॉरगेट टू हैव हिज मील, मतलब वो भूल जाते थे खाना खाना भी, वो भूल जाते थे। अब कुछ चीजें हैं जो हर्षवर्धन के बारे में मैं थोड़ी और मतलब अच्छा नॉलेज बताएगी। टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैड अ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। अब उनकी हेल्प करने के लिए, हर्षवर्धन को हेल्प करने के लिए उनके पास एक कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, प्रतिहारा थे जिसे द्वारपाल बोलते हैं, संधि विग्रह जो फॉरेन मिनिस्टर है, राजदूत जो एम्बेसडर है, पराज्य मंत्री मतलब पर राज्य मंत्री, मतलब दूसरे जो मंत्री उसके साथ मतलब फॉरेन का ही मिनिस्ट्री का काम करते हैं, महादंडनायक जो चीफ जस्टिस हैं, और अक्षर पतलिका जो रजिस्ट्रार है। ये सारे जो लोग थे वो हर्षवर्धन के अंडर में वर्क करते थे और उनके किंगडम को बहुत अच्छी तरह यूजफुल वर्क करवाते थे। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ने क्या क्या किया था और क्यों उनको इतना ज़्यादा लोग अभी भी याद करते हैं। हर्षा ने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए, वेल्स बनाए, स्टेप वेल्स बनाए, लेक्स बनाए, मठ बनाए, विहार बनाए, और उन्होंने क्या प्रोहिबिटेड कर दिया? एनिमल स्लॉटर, मतलब एनिमल को जो वध करना, मतलब एनिमल को जो मारना होता है, बलि चढ़ानी होती है, वो उन्होंने बंद करवा दिया था। वो ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एवरी 5 ईयर, वो हर 5 ईयर में बुद्धिस्ट का एक रिलीजियस मीट रखते थे, जिस जो प्रयाग में होता था, मतलब इलाहाबाद जो प्रयाग ही हो गया, प्रयागराज, वहाँ पर होता था। कॉन्ग्रेगेशन मतलब उससे एक मंडल, बड़ा सा एक मंडप वगैरह बनता था, वहाँ पर आके सब मिलते थे और उनके बारे में मतलब वो सारी चीज़ें बताते थे, हिस्ट्री के बारे में बताते थे और बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा वो स्प्रेड करते थे। और they would donate generously, his entire treasure was emptied, और वो इतना दान देते थे उस टाइम पे कि उनका पूरा जो सोना है, पूरा जो ट्रेजर्स है, वो पूरा खत्म हो जाता था। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि एक टाइम पे उनको खुद को अपने ऑर्नामेंट्स भी वो डोनेट कर देते थे, मतलब इतने बड़े वो दानवीर थे, डोनर थे वो। जो ग्रेट संस्कृत पोएट और राइटर है जिनका नाम है बनभट्ट, उनके कोर्ट में वो रहते थे, मतलब उनके कोर्ट में वो एक मिनिस्टर थे, और उन्होंने अपने फेमस वर्क जो हर्षचरित एंड कदम्बरी जो अभी भी फेमस है, उसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है।
we come to know about many important aspects of King Harshvardhan region from हर्षचरित में हर्षचरित से बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता कर सकते हैं। और किंग हर्षवर्धन भी खुद भी बहुत अच्छे राइटर थे और उन्होंने 3 प्लेस लिखे जिसका नाम है नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ये 3 उन्होंने लिखे हैं। अब उन्हीं के ही टाइम पे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, मेकिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। अब वो चाहते थे कि किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू आचार्य शिलभद्रा एंड मेड नालंदा इनटू वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी उन्हें बनानी थी। 100 ऑफ विलेजेस थे ना वहाँ, मतलब उनको मेंटेन्स करने के लिए 100 ऑफ विलेजेस के पीपल्स को जरूरत होती थी। मतलब इतना वो वास्ट था नालंदा। रिनोन्ड केमिस्ट जो आचार्य नागार्जुना हैं, उन्होंने आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी ऐसे मेडिसिन बनाना भी वहीं से नालंदा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था। मतलब कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे केमिकल लैब भी है, वहाँ पे एजुकेशन भी दी जा रही है, वहाँ पे आपको लॉजिंग भी दिया जा रहा है, मतलब आप वहाँ पे रह भी सकते हो। ये सारी फैसिलिटी उस टाइम पर थी। मतलब आज से में भी 1500 साल पहले की बात है। 1500 साल पहले की बात है। इतना अच्छा डेवलपमेंट था। अब नालंदा के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। वहां पे क्या होता था, जैसे आज के टाइम पे कैसा है कि एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है फिर आपको एडमिशन मिलता है, तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि एंट्रेंस टेस्ट देना है फिर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। फ्री एजुकेशन होगा, आपको कुछ पे नहीं करना है। लॉगिंग एंड बोर्डिंग और प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। लॉगिंग एंड बोर्डिंग मतलब आप वहाँ पर रह सकते हो, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं होगा। और उसकी नालंदा की जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है जिसका नाम था धर्मगंज, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में बनाई थी। वो इतनी बड़ी थी कि एक मुगल किंग है, टर्की के किंग है, उन्होंने उसको जला दिया था और वो 3 हफ्ते तक जलती रही थी। मतलब इतनी सारी बुक्स थी, इतने सारे इंस्क्रिप्शन थे, इतने सारे डिटेल्स थी हमारी हिस्ट्री के बारे में, वो सारी चीजें नालंदा में थी। मतलब वो इतनी वास्ट थी। अब हर्षवर्धन जब थे उस टाइम पे लोगों की लाइफ कैसे थी और ये कहां से मिलता है, जो ह्यून सैंग एक चाइनीज ट्रैवलर है, वो वहां पर विजिट करते हैं और उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि वहां के टाउन्स एंड विलेजेस कैसे थे। टाउन्स एंड विलेजेस को फोर्टिफाइड किया गया था, बड़ी बड़ी गेट वॉल्स थे और बड़े बड़े गेट थे। जैसे आपने देखा होगा कि राजा का जो राज्य होता है वो कैसा होता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वॉल्स होती हैं, फिर बड़ा सा दरवाजा खुलता है, मतलब डोर खुलता है, वो सारी चीजें वहां पे थी। सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। वहां पे पर्दा सिस्टम थी। पर्दा सिस्टम मतलब पता है ना, जो घूंघट प्रथा है, पर्दा सिस्टम थी। इंटरकास्ट मैरिजेस वहां पर नहीं थे उस टाइम पर। इंटरकास्ट मैरिज एंड पर्दा सिस्टम उस टाइम पे नहीं थे, सॉरी। जो सती थी, सती एंड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी हैज स्टार्टेड बाय देम। पॉलीगैमी मींस किसी मतलब बेबी जो बॉर्न होते हैं, मतलब फीमेल चाइल्ड को बॉर्न नहीं होने देते, ये सारी चीजें, चाइल्ड मैरिजेस होने लग गए थे। सती प्रथा भी स्टार्ट हो गई थी। द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क। अब उनकी खाने का क्या था, वो लोग क्या खाते थे, या तो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते थे, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो लोग क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते थे। मैन वहाँ के धोती पहनते थे, वुमेन साड़ी पहनती थी। ऑर्नामेंट्स में वुमेन्स बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस एंड रिंग्स पहनते थे जो फ्लावर्स के बने होते थे। वहाँ पर चेस और गेम्स ऑफ डाइस, जिसे हम लूडो बोलते हैं आज के टाइम पे, वो बहुत फेमस था एंटरटेनमेंट के लिए। एक्रोबैट्स एंड कंजरर्स, मतलब तलवार की जो कला है, वो सारी चीजें विलेज में एंटरटेनमेंट के लिए लोग करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री पर मेन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री उस टाइम पे बहुत मेन ऑक्यूपेशन थी, इसलिए जो 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन है उससे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। मतलब जो हर्षवर्धन की जो टैक्स कलेक्टर है वहाँ से उनको बहुत सारा टैक्स मिलता था। इंटरनल
ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो उन्होंने हाईवे बनाया था पाटलिपुत्र से लेके भृगु कच्छ मीन्स भरूच तक। उन्होंने पाटलिपुत्र से लेके भृगु कच्छ तक एक हाईवे बनाया था जिसका नाम था मतलब भरूच तक, भरूच पे जो पोर्ट है वहाँ तक, और वहाँ से वो इंटरनेशनली भी सारी चीज़ें भेजते थे और अपने लिए भी सारी चीज़ें वो मंगवाते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से ही होता था। उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन में यूज होते थे। ऑर्नामेंट, स्टैचूज, आइवरी, कार्ड, वुडन पीसेस फॉर एक्सपोर्टेड, ये सारी चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल इंडिया इंक्रीज हर प्रॉस्पेरिटी, और जैसे एक्सपोर्ट करना चालू हुआ मतलब बाहर की करेंसी हमारे पास आने लग गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री प्रॉस्पेरस होने लग गई, मतलब धीरे धीरे वेल्थी होने लग गई। और जो रीजन है किंग हर्ष का, उस टाइम पे बिजनेस जो रोम के साथ था वो हमारा बहुत अच्छा था, इसीलिए जो गोल्ड का इनफ्लो है इंडिया में उस टाइम पे बहुत बढ़ गया। और वहाँ के लोग क्या फॉलो करते थे, मतलब जो हर्षवर्धन किंग थे उस टाइम पर, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, ये सारी चीज़ें फॉलो होती थी। और बट वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, अलग मतलब और रिलीजन्स भी वहाँ पर रहते थे और उनके साथ मिलके रहते थे। अब वैनसेंग है एक चाइनीज ट्रैवलर, वो विजिट करते हैं और उन्होंने मतलब बुद्धिज्म एट नालंदा फॉर 5 ईयर, उन्होंने 5 साल तक बुद्धिज्म पढ़ा है नालंदा में, और उन्होंने कुछ लिखा है। उन्होंने क्या नोट किया, देखो वैनसेंग 15 साल तक अलग अलग प्लेसेस इंडिया में रहे और अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने किया। उन्होंने सोशल, पॉलिटिक, रिलीजियस कंडीशन को अपने अकाउंट में लिखा, और वो चाइना वापस गए बाय सेंट्रल एशिया से होके, और बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे स्टैच्यूज यहाँ से लेके गए। और उन्होंने जो हर्षवर्धन जो मतलब एक मीटिंग करवाते थे प्रयाग में, बुद्धिस्ट मीटिंग, वो भी उन्होंने 6th मीटिंग मतलब अटेंड की थी प्रयाग में, बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। और वैनसेंग जो है उन्होंने 100 बुद्धिस्ट मठ्स हर्षस के किंगडम में मतलब उन्होंने देखा था, बुद्धिस्ट मठ उन्होंने बना रहे हैं 100 से ज़्यादा। यहाँ पर लोग सिंपल लाइफ जीते थे, पीसफुल होते थे, जो रूल्स होते थे, और जो मतलब जो भी अगर कुछ गलत करता था उन्हें तुरंत ही उन्हें वो मतलब चीटिंग या कुछ प्रॉमिस तोड़ता था तो उन्हें तुरंत ही दंड दिया जाता था, मतलब वो पापी कहलाते थे, उसे सिंफुल कहा गया। नाउ द हर्षवर्धन का मतलब खत्म हो गया। वतापी का हम लोग देख लेते हैं। वतापी ये जो किंग जो हर्ष है, किंग हर्ष है, वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, और किंग पुलकेशी II है वो साउथ इंडिया, मतलब दोनों का जो टाइमिंग है देखो, ये 6 मतलब ये जो पुलकेशी II है 610 में बॉर्न हुआ है, और हर्षवर्धन 606 में, मतलब 4 साल छोटे हैं पुलकेशी II। लेकिन बहुत ट्रेजिक वाली बात है कि पुलकेशी II ने ज़्यादा वॉर की है कंपेयर टू हर्षवर्धन, और वो छोटे भी थे और उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी फिर भी। और इन्होंने पुलकेशी II ने हर्षा को एक बार हरा भी चुके थे वो। अब देखते हैं कि थ्रोन कैसे मिला पुलकेशी II को, वो मिला कैसे। चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी से थे, और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा इनका वो था किंगडम था, जिसका कैपिटल था वतापी। और जो अभी कर्नाटका में है, पुलकेशी I एक बहुत अच्छे मतलब किंग थे, बहुत बड़े किंग थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और उनका जो फ्लैग था वो वराह सिंबल उसमें ना वराह अवतार था। उनके जो बेटे हैं कीर्ति वर्मा, उन्होंने एक थ्रोन मतलब आगे लिया पुलकेशी I का। फिर कीर्ति वर्मा को उसके बाद उनके जो ब्रदर हैं, कीर्ति वर्मा के बाद जो उनके ब्रदर हैं मंगलेश, उन्होंने जो वतापी का थ्रोन है वो लिया, और बाद में पुलकेशी II आए, और उन्होंने 30 साल तक वहाँ पर रूल किया। मंगलेश एक ऐसे किंग है जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब उस रीजन में विष्णु टेम्पल, बहुत बड़ा विष्णु टेम्पल जो कर्नाटका में बनाया है, वो अभी भी वहाँ पर है।
अब जब पुलकेशी टू जब किंग बने तो वो बहुत वैलिएंट किंग थे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे किंग थे, वो बहुत सारी बैटल्स वगैरह उन्होंने लड़ी थी। उन्होंने लात को कवर किया था। देखो इस विक्ट्री वॉज ओवर लात, उन्होंने लात कवर किया था जो साउथ गुजरात है, गुर्जर कवर किया जो नॉर्थ गुजरात है, वैंगी रीजन है जो रिवर कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी अपने अंडर में ले लिया था, और उन्होंने ही ट्रांसफर द कैपिटल वताबी इन सिटी ऑफ मैग्निफिकेशन स्पैंडियर, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी वताबी को इतना प्रॉस्परस और डेवलप कर दिया था ना कि लोग उनसे विजिट करने के लिए आते थे। अब दो आर्मी से हर्षवर्धन और पुलकेशी टू, उनकी लड़ाई हुई थी नर्मदा रिवर के पास, और इस टाइम पे मतलब उन्होंने क्या कर दिया, हर्षा को वहां पर स्टॉप कर दिया। जो रिवर नर्मदा है, रिवर नर्मदा पे हर्षा को स्टॉप कर दिया, मतलब वो आगे नहीं जा पा रहे थे, मतलब वो उनसे लड़े और एक बार तो हर्षा हार चुके थे उनसे। पुलकेशी टू सिर्फ एक बहुत अच्छा मतलब वॉरियर्स और ग्रेट किंग ही नहीं था, लेकिन उसे आर्ट्स भी बहुत पसंद था। जैसे कि जो वतापी की केव है, धारापुरी जो रीजन है, धारापुरी जो कर्नाटका के पास रीजन है, और जो फेमस केव है अजंता की, वो भी उसी टाइम पे मतलब करा गया था, कार्विंग वगैरह किया गया था, मतलब इतना कलरफुल उनका कल्चर था। और इन हिज ट्रैवल ह्यून सेन, अब ह्यून सेन करके एक मतलब ये जो है चाइनीज ट्रैवलर, ये भी इन्होंने इनकी कोर्ट में भी गए थे पुलकेशी टू में, और उन्होंने उनके बारे में भी लिखा है कि चालुक्य डायनेस्टी है वो हिंदुइज्म के फॉलोअर है, और इस टाइम पे बुद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन, मतलब धीरे धीरे बुद्धिज्म खत्म होने लग गया, और दिगंबर वाले दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलरिटी, और इस टाइम पे जैनिज्म थोड़ा और ऊपर आने लग गया, जिसको दिगंबर कहा गया। हर्षवर्धन और पुलकेशी मतलब कॉन्टेम्पररी रूलर्स है, मतलब दोनों सेम ही थे, इतनी ज्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है, दोनों को सेम ही तरीके से इनके साथ भी कुछ ट्रेजेडी हुआ और इनके साथ भी कुछ ट्रेजेडी हुआ, तब जाके इनको ये थ्रोन मिला। तो ये दोनों को सेम ही थे और इन्होंने रूल्स भी सेम किया। ये भी बहुत अच्छे मतलब डिवोशनल पर्सन थे और ये भी बहुत डिवोशनल पर्सन थे, बहुत अच्छे डोनर थे, बहुत अच्छे वॉरियर्स थे, दोनों ने अपना जो एरिया है उसे एक्सटेंड किया। तो ये सारी चीजें, लेकिन हर्षा ने कम, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर्षा ने कम बैटल लड़ी है पुलकेशी के मुकाबले, लेकिन पुलकेशी छोटे हैं फिर भी, और पुलकेशी तो कंटिन्यूस वॉर लड़ रहे थे, और इसकी वजह से फाइनली इन 642 ईस्वी में पुलकेशी टू की डेथ हो गई, और उसके 5 साल के बाद हर्षा की भी डेथ हो गई। और ये जो पुलकेशी टू है, जब उनकी डेथ हुई तो वो किसके साथ लड़ रहे थे, पल्लव किंग जो है, जो कांचीपुरम के किंग थे, उनके साथ उनकी फाइट हुई थी और वो मर जाते हैं पुलकेशी टू, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, और उसके 5 इयर्स के बाद हर्षवर्धन भी डाई हो जाते हैं। लेकिन देखो कितने, मतलब ये पूरा नॉर्थ इंडिया है और ये पूरा साउथ इंडिया, मतलब ये 2 किंग हैं जिन्होंने ना इन्होंने अपनी टेरिटरी उनको दी, ना इन्होंने अपनी टेरिटरी उनको दी, मतलब ये इतने ग्रेट वॉरियर्स थे जिन्होंने लड़ाई की, और भले ये हर्षवर्धन हार गए लेकिन ये आगे जा ही नहीं पाए, मतलब नर्मदा से आगे इनको ना नर्मदा का ऊपर वाला पार्ट मिला पुलकेशी टू को, ना हर्षवर्धन को नर्मदा का नीचे वाला पार्ट मिला। मतलब ये चैप्टर इज व्हाट फिनिश, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो 2 किंग है, मतलब देखो एज कितनी होगी इनकी, मे बी 32 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है। 32 पुलकेशी जो है उनकी 32 ईयर की एज में डेथ हो गई है। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनकी 40 इयर्स अराउंड है, 39 इयर्स, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर भी इनके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। तो योर चैप्टर इज नॉट फिनिश, और बाकी जो डिटेल्स हैं आपको वो PDF मैनर में, योर होमवर्क विल गेट इन अ PDF मैनर, तो आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वो वर्क कंप्लीट करना है।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।